हेलो। 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 आप तक आवाज आ रही है? अच्छा, तो बता दिया कीजिए, है ना। हम समझ रहे थे आवाज नहीं पहुंच रही है आप तक। ठीक है, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, कल चल रहा था प्राचीन भारत में भौगोलिक विचारों का विकास, भाग एक। उसमें हमने 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज हम लोग इसी विषय के भाग दो के अंतर्गत 30 और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, किस प्राचीन भारतीय वेद को यूनानी पुस्तकों से भी अधिक प्राचीन माना जाता है? ए ऋग्वेद, बी भुवन कोश, सी सूर्य सिद्धांत, डी शतपथ ब्राह्मण। तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद। हमारा जो ऋग्वेद है वो अन्य किसी भी यूनानी पुस्तक की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। दूसरा सवाल है, इग्निया जम्बोलिना के आधार पर किस पौराणिक द्वीप का नामकरण किया गया है? ये एक नाम है, एक प्रजाति प्रजाति का नाम है। ठीक है, उस प्रजाति के आधार पे किस पौराणिक महाद्वीप का नामकरण किया गया है? एस एम अली ने इसका विवरण प्रस्तुत किया है अपनी किताब ज्योग्राफी ऑफ पुराणाज में। तो ए है जम्बू, बी है प्लच्छ, सी है कुश और डी है पुष्कर। तो इसका सही जवाब है जम्बू। जो जम्बू का वैज्ञानिक नाम है वो दिया गया है इसमें। एक विद्वान हुए हैं विलफोर्ड। अगला सवाल विलफोर्ड पे है कि विलफोर्ड ने अंजीर के वृक्ष को किस पौराणिक द्वीप के नामकरण का आधार बताया? आप लोग अंजीर जानते हैं? अंजीर देखा है आप लोगों ने? हेलो। अंजीर देखा है आप लोगों ने? विलफोर्ड ने अंजीर वृक्ष को किस पौराणिक महाद्वीप के नाम का आधार बताया? तो जो अंजीर का वृक्ष है वो अंजीर का वृक्ष कहा जाता है प्लच्छ को। यानी कि इसका सही जवाब है कि जो प्लच्छ द्वीप है वहां पे अंजीर के वृक्षों की अधिकता पाई जाती थी, इसलिए अंजीर के वृक्ष को उस प्लच्छ द्वीप के नामकरण का आधार बना। कुश घास के आधार पर किस पौराणिक द्वीप का नामकरण किया गया? ए क्रॉन्च, बी सालमली, सी कुश, डी पुष्कर। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि कुश घास के आधार पर किस पौराणिक द्वीप का नामकरण किया गया? कुश द्वीप का नामकरण किया गया। पांचवा सवाल है कि किस पौराणिक द्वीप का नामकरण कमल पुष्पों वाली झील के आधार पर किया गया? ए क्रॉन्च, बी सालमली, सी कुश, डी पुष्कर। तो इसका सही जवाब है पुष्कर। पुष्कर पौराणिक द्वीप का नामकरण कमल पुष्पों वाली झील के आधार पर किया गया। इसके बाद छठा सवाल है कि किस पौराणिक द्वीप का नामकरण मुलायम कपास वृक्ष के आधार पर किया गया? ए क्रॉन्च, बी सालमली, सी कुश, डी पुष्कर। तो इस सवाल का सही जवाब है शाल्मली। जो शाल्मली द्वीप है उसका नामकरण मुलायम कपास वृक्ष के आधार पर किया गया है। सातवां सवाल है कि किस पौराणिक द्वीप में सहस्त्रों जलधाराओं तथा 7 प्रमुख नदियां पाई जाती हैं? यानी कि किस महाद्वीप के विवरण में ऐसा विवरण प्राप्त होता है कि वहां पे सहस्त्रों जलधाराएं हैं और 7 प्रमुख नदियां पाई जाती हैं? विकल्प हैं हमारे सामने, ए क्रॉन्च, बी सालमली, सी शक, डी पुष्कर। तो हमारा सही जवाब है क्रॉन्च। क्रॉन्च पौराणिक द्वीप में सहस्त्रों जलधाराएं तथा 7 प्रमुख नदियां पाई जाती हैं। आठवां सवाल है हमारे सामने कि किस पौराणिक द्वीप में उष्ण आर्द्र जलवायु में घने सदाबहार वनों का विस्तार पाया जाता है? यहाँ पे ये सवाल इस बात पे केंद्रित है कि जो नीचे द्वीप दिए गए हैं उन द्वीपों में उष्ण आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाती है और उस जलवायु के फलस्वरूप घने सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे ऑप्शन है ए क्रॉन्च, बी सालमली, सी शक, डी पुष्कर। तो इसका सही जवाब है शक। शक पौराणिक द्वीप में उष्ण आर्द्र जलवायु वाले सदाबहार वनों का विस्तार पाया जाता है। नवा सवाल है, प्राचीन भारत में सांगपो
को किस नाम से जानते थे? ए शतुद्री, बी वितास्ता, सी लोहित्य, डी अस्कनी। सांगपो को लोहित्य या ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता रहा है। 10वां सवाल सुमेलित करने का है। इधर नदियों के प्राचीन नाम लिखे गए हैं और नदियों का वर्तमान प्रचलित नाम लिखा गया है। ए शतुद्री के आगे सतलज लिखा है, परुष्णी के आगे रावी लिखा है, अस्कनी के आगे चिनाब लिखा है, वितस्ता के आगे झेलम लिखा है। ये चारों सुमेलित हैं, यानी कि इसका सही जवाब होगा ए के आगे फर्स्ट, बी के आगे सेकंड, सी के आगे थर्ड, डी के आगे फोर्थ, यानी कि 10वें का ए सही है। इसके बाद प्राचीन भारत में गोमती नदी को किस नाम से जानते हैं? तो हमारे सामने ऑप्शन है ए शतुद्री, बी वितास्ता, सी लोहित, डी गोमाल। गोमाल को गोमती नदी कहा गया है। 12वां सवाल है, भारतवर्ष किस पौराणिक द्वीप के अंतर्गत पाया जाता है? ए जम्बू, बी प्लक्ष, सी कुश, डी पुष्कर। तो जो भारत है वो जम्बू द्वीप के अंतर्गत पाया जाता है। 13वां सवाल है, यूरोप का अधिकांश क्षेत्र किस पौराणिक द्वीप के अंतर्गत स्थित पाया जाता है? ए क्रॉन्च, बी प्लक्ष, सी कुश, डी पुष्कर। तो जो हमारा 13वें सवाल का सही जवाब है वो है क्रॉन्च। क्रॉन्च के अंतर्गत हमारे यूरोप का अधिकांश क्षेत्र पाया जाता है। 14वां सवाल है, भूमध्य सागरीय चतुर्दिक क्षेत्र किस पौराणिक द्वीप के अंतर्गत स्थित पाया जाता है? देखिए, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वो प्लक्ष के अंतर्गत पाया जाता है, यानी कि 14th बी। आपका 15वां सवाल है, दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा पूर्वी द्वीप समूह किस पौराणिक द्वीप के अंतर्गत स्थित पाया जाता है? ठीक, आपके सामने जो विकल्प हैं वो हैं ए क्रॉन्च, बी शाल्मली, सी शक, डी पुष्कर। तो ये जो दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वी द्वीप समूह हैं वो शक द्वीप के अंतर्गत स्थित पाए जाते हैं। 16th है, साइबेरिया का क्षेत्र किस पौराणिक द्वीप के अंतर्गत पाया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन है, ए क्रॉन्च, बी शाल्मली, सी कुश, डी पुष्कर। इसका सही जवाब है डी पुष्कर। 17th क्वेश्चन है आपके सामने, मेडागास्कर सहित अफ्रीका का अरब सागर तटीय क्षेत्र किस पौराणिक द्वीप के अंतर्गत पाया जाता है? ए क्रॉन्च, बी शाल्मली, सी कुश, डी पुष्कर। तो इसका सही जवाब है 17th का बी शाल्मली। देखिए, पौराणिक द्वीप के विस्तार को देखने के लिए एसएम अली का एक मानचित्र है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे, उसको हमने बना करके डाला है। जब आप प्राचीन इतिहास वाला हिस्सा पढ़ेंगे तो आप उसको निकाल करके उसको जब आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता लग जाएगा कि किस तरफ साइबेरिया है और किस तरफ प्राचीन पौराणिक द्वीपों का विस्तार है। तो दोनों वो मैप वहां से आपको उपलब्ध हो जाएगा। 18वां सवाल है, मध्य पूर्व एशिया का क्षेत्र किस पौराणिक द्वीप के अंतर्गत पाया जाता है? तो क्रॉन्च, ए है क्रॉन्च, बी है शाल्मली, सी है कुश और डी है पुष्कर। तो जो हमारा मध्य पूर्व है वो हमारा मध्य पूर्व पाया जाता है कुश के अंतर्गत, कुश के अंतर्गत। उसके बाद कालिदास का मेघदूत किस वर्णन के लिए जाना जाता है? ए वर्षा ऋतु का वर्णन, बी पृथ्वी का वर्णन, सी खगोल का वर्णन, डी ज्योतिष का वर्णन। तो जो कालिदास का मेघदूत है उसको हम वर्षा ऋतु के वर्णन के लिए जानते हैं। इसके बाद सुमेलित करने वाले के लिए सवाल है, प्राचीन जनपद दिया गया है और उनका विस्तार दिया गया है। ए गांधार, सिंधु नदी का दोनों क्षेत्र, बी केकय, पंजाब में गांधार के दक्षिण पूर्व व्यास नदी तक विस्तृत क्षेत्र, सी भद्र, सियालकोट से रावी नदी तक, डी उशीनर, हरिद्वार कनखल का समीपवर्ती क्षेत्र। ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं जिसके सामने जो लिखा हुआ है वो आपस में सुमेलित है, इसलिए इसका जो विकल्प है 20 ए सही होगा। इसी तरीके से अगला सवाल है, प्राचीन जनपद लिखे गए हैं, विस्तार लिखा गया है मत्स्य, कुरु, पांचाल, काशी। मत्स्य के आगे उस मत्स्य का विस्तार है अलवर, जयपुर, भरतपुर। कुरु का जनपद का विस्तार है दिल्ली समीपवर्ती क्षेत्र। पांचाल का विस्तार है रुहेलखंड। काशी का विस्तार है वाराणसी क्षेत्र। तो ये जो आपस में ये सुमेलित हैं, अतः यहाँ पे पुनः 21 का ए सही होगा। 22वां सवाल है, कौशल जनपद का विस्तार क्षेत्र क्या है?
तो कौशल जनपद अवध के क्षेत्र को कहा जाता रहा है। फिर है विदेह जनपद की प्राचीन स्थिति क्या है? तो विदेह जनपद जो है वो कौशल के पूर्व में माना जाता रहा है। तो 23 का ए सही है। इसके बाद 24 और 25 पुनः सुमेलित करने वाले हैं। यहाँ पे प्राचीन जनपद दिए गए हैं और उनका विस्तार दिया गया है। जैसे कि प्राचीन जनपद के अंतर्गत अंग में का विस्तार भागलपुर मुंगेर, मगध बिहार में गंगा का दक्षिण, वज्र मुजफ्फरपुर उत्तरी बिहार, मल्ल देवरिया गोरखपुर। तो ये आपस में सुमेलित हैं। अगला प्रश्न पुनः प्राचीन जनपद और उनके विस्तार से संबंधित है। जैसे कि वत्स वंश, चेदी, सूरसेन, अवंती। तो वत्स वंश का जो विस्तार है वो काशी का दक्षिण पश्चिम है। चेदी जो है वो बुंदेलखंड से संबंधित है। सूरसेन ब्रजमंडल से संबंधित है। अवंती मालवा और उज्जैन से संबंधित है। अर्थात 25वें का ए विकल्प सही होगा। 26वां सवाल है बौद्ध और जैन ग्रंथों में उल्लेखित जनपदों में गोदावरी नदी के तटवर्ती क्षेत्र को क्या कहा गया? तो गोदावरी के तटवर्ती क्षेत्र को अश्मक के नाम से जाना गया है। तो हमारा 26 का ए विकल्प सही होगा। 27वां सवाल है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में उल्लेखित जनपदों में अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र को क्या कहा गया? तो ए है अश्मक, बी है गांधार, सी है कंबोज, डी है सूरसेन। तो जो अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र है उसको गांधार के नाम से जाना गया है। 28वां सवाल है बौद्ध और जैन ग्रंथों में उल्लेखित जनपदों में कश्मीर के उत्तरी भाग को क्या कहा गया है? ए अश्मक, बी गांधार, सी कंबोज, डी सूरसेन। तो जो कश्मीर का उत्तरी भाग है उसको कंबोज के नाम से कंबोज की संज्ञा दी गई है। 29वां सवाल है द ज्योग्राफी ऑफ पुरानाज नामक पुस्तक की रचना किसने की है? सही जवाब है द ज्योग्राफी ऑफ पुरानाज नामक पुस्तक की रचना एसएम अली ने की है, यानी कि 29 बी। अगला सवाल है कि 476 ईस्वी के निकट पटना में जन्म लेने वाले जिन्हें महान नक्षत्र विशेषज्ञ तथा गणितज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त हुई तथा भारत सरकार ने जिनके सम्मान में अपने प्रथम उपग्रह का नामकरण किया वह महान विभूति कौन है? चूंकि आपके बिहार से संबंधित है तो आपको इसका अवश्य ज्ञान होना चाहिए। वो महान विभूति आर्यभट्ट हैं, यानी कि 30 सी। इस तरीके से आज के ये 30 सवाल पूरे होते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे अपना काम भेजा है, मैं उस संबंध में उनसे अवश्य वार्ता करना चाहूंगा, क्योंकि वो मंजुलता कुमारी उपस्थित हैं। मंजुलता कुमारी उपस्थित हैं? मंजुलता कुमारी हैं? आवाज हमारी आप तक पहुंच रही है? ठीक है, आपने देखिए बैंड ग्राफ बना के भेजा है। ठीक है, तो जो आपने बैंड ग्राफ बनाया है वो बिल्कुल भी मतलब जो कहा जाए सही नहीं है। बैंड ग्राफ में जिस तरीके से आपको शेडिंग करनी थी आपने वहां पे पेंसिल का इस्तेमाल करके रंग भर दिया है, और ये मतलब फाइल पे इस तरीके का काम नहीं किया जाता है। ठीक है, हेडिंग भी नहीं है और जिस तरीके से बनाना है उस तरीके से बनाया भी नहीं है, और आपने इंडेक्सिंग की है तो उस इंडेक्सिंग के अंदर ही मक्का दालें गेहूं चावल लिख दिया है। इस तरीके से नहीं बनाया जाता है। हम आपको इसका एक नमूना भेज देंगे, आप उसे देख लीजिएगा और उसको देखने के बाद ही उसे ठीक तरीके से बनाइएगा। बनाने का वो नमूना है, बाकी सारी कुछ चीजें उसमें भी गलत हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि वो मेरा बनाया हुआ नहीं है, किसी बच्चे का ही बनाया हुआ है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। हाँ, दूसरी चीज ये है, ये जो आपने मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद करके ये जो स्फीरियल डायग्राम बनाया है, गोली आरेख बनाया है, इसमें सभी या तो कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे जितने भी शहरों के नाम है, और सारे अक्षर जो हैं वो बराबर लिखे जाएंगे, और इसमें भी आपने हेडिंग नहीं लिखी है और अभी बॉर्डर नहीं बनाया है। ठीक, उसके बाद में अगला सवाल, अगला जो है आपका ओगिलवीज अर्गोग्राफ। देखिए ओगिलवीज अर्गोग्राफ की आपने जो हेडिंग डाली है, हेडिंग स्टेंसिल से डालिए, ठीक तरीके से डालिए। ये तो मतलब एकदम रफ तरीके से आपने हेडिंग डाल दी, पहली चीज। दूसरी चीज है, ये जो आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसको बहुत सलीके से लिखने की जरूरत है। तीसरी चीज, जो आपने अंदर शेड भरी है वो बिल्कुल भी गलत भरी है। जो शेड भरी जाएंगी वो जिस तरीके से आपने अंदर शेड भरी है और जिस तरीके से इंडेक्सिंग करी है वो बिल्कुल भी गलत है।
ठीक है, उसको हम आपको नमूने भेजेंगे, आप उस नमूने को देखिएगा और नमूने के आधार पे आपको शायद इन्हें पुनः बनाने की जरूरत पड़े। ओगिलवी के जो अर्गोग्राफ है उसमें जो बीच वाली जो रेखा है जिस पे स्केल दिखाया जाता है, वहां पे आपने स्केल को भी प्रदर्शित नहीं किया है, इसलिए अभी टाइम है, आराम से आप उसको देखिएगा, समझिएगा और बना लीजिएगा। ठीक है, मैं यथासंभव जितनी शीघ्र मुझे वो फाइल मिल जाएगी डायग्राम वाली, मैं उसको आपको भेज दूंगा, आप उसे देख करके गाइडेंस ले लीजिएगा। ठीक है, और किसी बच्चे ने कुछ बनाया हो या कुछ उसको दिक्कत आ रही हो बनाने में तो वो मुझे बता दे। अविनाश कुमार। देखिए, शेडिंग तो आपको वहां पे देख करके ही समझ में आएगा कि आप शेडिंग किस प्रकार दे पाएंगे। जो हम आपको शीट भेजेंगे उसकी शेड को देखिएगा। ठीक है, बाकी शेडिंग देना एक प्रैक्टिकल वर्क है जिसे कि हम आपको प्रत्यक्ष रूप से सिखा सकते हैं, परोक्ष रूप से नहीं। ठीक है, परोक्ष रूप से तो हम आपको जो शेडिंग उपयुक्त जिसने करी हो उसका नमूना ही भेज सकते हैं। ठीक है, और ये बता सकते हैं कि आप स्केल का इस्तेमाल कीजिए और इक्वल डिस्टेंस और इक्वल शेप में लाइन खींचने की चेष्टा कीजिए। आपने तो लाइन भी बहुत ही उस तरीके से खींची है, कहीं पे पतली, कहीं पे टेढ़ी, कहीं पे मेढ़ी। आपने शेडिंग में जो यूनिफॉर्मिटी होती है उस यूनिफॉर्मिटी का भी इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि आपकी जो यूनिफॉर्मिटी है, वो जो शेड है वो हमेशा अलग अलग होते जा रहे हैं। मतलब कहीं पे दो लाइनों के बीच में जो अंतराल है ज्यादा हो गया, कहीं पे कम हो गया, कहीं पे किसी तरीके का, कहीं पे किसी तरीके का। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा कि जो भी शेड भरे, जैसे कि आप लाइन भर रहे हैं तो दो जो पूरी शेड जहां जहां लाइन खड़ी लाइन भर रहे हैं तो उन दो लाइनों के बीच की जो दूरी है वो परस्पर बराबर रहे, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन जो भी है वो हमेशा इक्वल रहे, वो बराबर रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शेडिंग का काम करना है। अगर आप क्रॉस बना रहे हैं तो जितने भी चेक्स बने वो चेक्स इक्वल साइज की बने। इस तरीके से आपको देखना है कि आपकी सारी शेड इक्वल साइज की हो। अगर आप बिंदु रख रहे हैं तो ऐसा नहीं है बिंदु कहीं पे महीन और कहीं पे मोटे रखे जाए। बिंदुओं के बीच का अंतराल बराबर हो, स्पेसिंग बराबर हो, बिंदुओं का साइज बराबर हो और बिंदुओं का आकार भी बराबर हो। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी शेडिंग का काम करना है। बाकी नमूना मैं भेज दूंगा, उसे आप विधिवत देख करके समझ लीजिएगा। ठीक है, अविनाश कुमार, आपने क्लासेस नहीं अटेंड की हैं क्या? एक दिन हमने क्लास में शेड करना सिखाया था। जिन बच्चों ने वो क्लास अटेंड की है वो बहुत अच्छी तरीके से शेडिंग कर रहे हैं, क्रोलोप्लेथ बना रहे हैं, और जिन्होंने वो क्लास नहीं अटेंड की है वो नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, अविनाश कुमार। अविनाश कुमार। अविनाश कुमार। दयानंद प्रसाद। दयानंद प्रसाद। मीना कुमारी। हाँ, आपने अपना प्रैक्टिकल भेज दिया है? आपका क्या नाम है? एक मिनट, मैंने कहा होगा कि क्लास में आपको बताएंगे। आपका नंबर कितना है? नहीं नहीं, एक मिनट, आपने किस तारीख को भेजा था? आप डेट बताइए। 30 मई को। एक मिनट। अच्छा, डॉट मैप और ये आपने भेजा है, हाँ। आपका सही है। आपका सही है।
आपका आप में कोई गलती नहीं थी, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा उसमें। आपका जो है वो सही है, वो मैंने देखा हुआ है। और आपको एक बार फिर से उस पे वो कर लेना चाहिए था। आपको फिर से एक बार मैसेज कर देना चाहिए था। हाँ हाँ, एक मिनट, मुझे उसको जो जो डॉट मैप वाला है वो मुझे देखने दीजिए। आपकी शीट को हम एग्जाम्पल के लिए किसी और के पास भेज सकते हैं। एग्जाम्पल लोग देख करके उसको समझ लेंगे कि किस तरीके से शेडिंग की जाती है, किस तरीके से क्या किया जाता है। इसलिए मैं ये कह रहा था। वो जो डॉट मैप वाली वो जो फाइल है उसको आप फिर से भेज दीजिएगा। ठीक है, उसको आप अभी तुरंत पीडीएफ जो बनी हुई है उसको आप फिर से देख दीजिएगा। और उससे पहले जो हमने आपको जो बताया था उसको आपने करेक्शन कर लिए थे सब। देखिए देखिए देखिए, आइसोप्लीथ की कोई भी शीट अभी बनी हुई नहीं है मेरे पास में, है ना। बच्चों ने बनाई होगी, वो स्कूल की लाइब्रेरी में जमा होगी। तो आइसोप्लेथ की वैसी वाली कोई नहीं जमा है। अगर आप वो चाहें दूसरा वाला आइसोप्लेथ बनाना तो वो आप बना सकते हैं। ठीक है, जो राजस्थान के मैप में है। ठीक है, तो आप उस आइसोप्लेथ को बना लें। ठीक, और उस वाले आइसोप्लेथ को के लिए अगर मैं देख पाऊंगा, अगर मुझे, वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि मेरे पास कोई सीट इस समय उपलब्ध है। ठीक, तो हाँ, प्रियांशु कुमारी, आपका कितना काम हुआ है? आपका नंबर क्या है? एक मिनट, क्या नंबर फिर से बोलिए जिस नंबर से आपने भेजा है 30 तारीख को। इस नंबर से कोई मेरे पास में नहीं आया है डॉक्यूमेंट। कल आपने किस नंबर से किया है? किस नंबर से? 72? अच्छा, प्रियांशु कुमारी। हाँ, आपने वो आपने मांगा था ये क्या कहते हैं इस मीटिंग का नंबर। देखिए, आपने जो भी बनाया है वो मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया, मैं उसके बारे में आपसे क्लास में ही बात करना चाहता था। ठीक है, आपने जो ये ओगिलवी का अर्गोग्राफ बनाया है, ओगिलवी का अर्गोग्राफ आपने बिल्कुल भी गलत बनाया है। ठीक है, और गिलवी के अर्गोग्राफ में, जैसे कि मैंने इससे पहले कहा, ना आपने शेडिंग ठीक से करी है और ना आपने स्केलिंग ठीक से करी है। मैं आपको एक शीट अभी भेजूंगा, उसको देखिएगा। आपको जो मैंने स्टडी मटेरियल भेजा है, क्या आपने उसको देखा है? वहां पे वो किस तरीके से बना हुआ है? जो स्टडी मटेरियल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ओगिलवी के अर्गोग्राफ से रिलेटेड पड़ा है, क्या आपने उसको देखा है? हाँ पूनम जी, प्रियांशु, आपने देखा है? हाँ, नहीं देखा है? तो फिर आप कैसे बना लेंगी भाई? आप टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींच के भेज देंगी तो उसको आदमी क्या चेक करेगा? चेक उसको किया जाता है जो काम चेक करने लायक हो। जो सर से पैर तक गलत हो उसको हम क्या चेक करें? हम शीट भेज रहे हैं आपको, आप उसको देख करके अपना खुद मूल्यांकन कीजिए और उसको उसी के आधार पे बनाइए। अभी किससे? मीना कुमारी। हाँ, आप तुरंत पीडीएफ भेजिए वो जो आपने इससे पहले भेजा है, तुरंत भेजिए। पूनम आदर्शी। पूनम आदर्शी। हाँ, आपका कितना काम हुआ है? आपका क्या है?
नहीं, हमें असाइनमेंट का नहीं, हमें प्रैक्टिकल का बताइए। असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है, आप करके भेजें या ना भेजें, हम पृथक रूप से उसे नहीं देखेंगे। आप जब पूरा एक साथ भेजेंगे हम उसे तभी देखेंगे। आप ये कहें कि हमने आपको एक पन्ना भेज दिया है और एक भेजना है, ऐसे नहीं चलेगा। जब भी भेजिए पूरा भेजिए। हम एक एक पन्ने देखना और या एक एक पन्ना नहीं संभाल पाएंगे। आप जब भी भेजिए पूरा भेजिए, और जब आपका सेमिनार हो यूनिवर्सिटी में तब आप अपने असाइनमेंट को साथ लेके आइए। हाँ, आप अपना प्रैक्टिकल बताइए, आपका कितना हुआ है? कब कब तक पूरा होगा? देखिए, आपका अब सिर्फ रिवीजन चल रहा है। आपकी अब क्लासेस में पढ़ाई का काम खत्म हो चुका है। अब आप लोगों को बना करके सबमिट करना है, ताकि हम देखें और अगले दिन आपको क्लास में बता पाएं कि आपकी क्या कमी है। इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हाँ, उसको पूरा कीजिए और पूरा करके जल्द से जल्द भेजिए। शिवानी कुमारी। हाँ, आपका कितना हुआ है? हाँ, ठीक है। इसका काम बहुत अच्छा है, जो इस लड़की ने काम किया है, बहुत अच्छा है इस लड़की का काम। क्या नाम है इसका? हाँ, मीना कुमारी। इसने अच्छा काम किया है। जैसे बनाया जाता है वैसे ही सब चीजें बनाई हैं। इसमें थोड़ा सा अक्षर छोटे लिख दिए हैं, इसको ठीक कर लेना इस फेरियल डायग्राम में, है ना? वो इसमें नजर नहीं आ रहे थे। प्रोडक्शन पर हेक्टेयर। मीना कुमारी जी, प्रोडक्शन पर हेक्टेयर आपने साथ साथ लिख दिया है। ठीक है, पर और हेक्टेयर के बीच में थोड़ा सा स्पेस रहेगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम्म। अब क्या पेन से लिख दिया है? अच्छा अच्छा, रहने दीजिए फिर, वाइटनर मत लगाइए। एक मिनट, एक प्रोपोस, थोड़ा सा एक जगह गलती दिख रही है। मैं अभी एक वहां पे शायद आपको वाइटनर लगाना पड़ेगा। एक मिनट रुकिएगा बस, लाइन पे रहिएगा। मीना कुमारी। एक मिनट, मैं डॉक्यूमेंट से जरा एक मिनट मैच कर लूं। इसकी स्पेलिंग जरा सा आप देखिए, आप खोलिए आप। ठीक है, वो जो अनुपातिक वृत्त वाला है वो खोलिए, उसकी स्पेलिंग मिलाइए। हाँ, PRO, ठीक है, POR, ठीक है, TI, O छूटा हुआ है आपका, ONATE, ठीक है, ओ छूटा हुआ है वहां पे। उसको ठीक कीजिए, वो नहीं चलेगा, है ना? कोरोप्लेट ठीक है, डॉट मैप ठीक है, स्फेरियल डायग्राम की स्पेलिंग ठीक है, स्फेरिकल डायग्राम की स्पेलिंग ठीक है, बैंड ग्राफ ठीक है, अर्गोग्राफ ठीक है, और गिलवी का ठीक है। ठीक है, वो जो राजस्थान में वो जो राजस्थान वाला वो हमने एक शेयर किया था ना, आइसोप्लेट बना हुआ, ठीक है, उसको बना लीजिए। और जो आपने शेडिंग करी है उस भारत के नक्शे में जो हमने दी थी, ठीक है, उस शेडिंग को आप बना करके भेजिए। ठीक है, हम उसमें मार्क लगा करके आपको बता देंगे किस तरीके से करनी है। ठीक है, कल तक अगर आप भेज देंगी तो हम उसको देखेंगे, फिर जहां जहां पे गलतियां होंगी हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे, किस एरिया में कौन सी शेड भरनी है। तब तो आपको स्पष्ट हो जाएगा ना, अगर हम वो बता देंगे आपको तो। ठीक है, हाँ, तो हम उस हिसाब से आपको
कम्युनिकेट कर देंगे तो इस हिसाब से आप बना लीजिएगा। तब तक आप राजस्थान में वो जो वर्षा वाला वो जो मैप है जिसमें क्लोरोप्लेथ वो जो दूसरा वाला हमने दिया था उसको आप बना लीजिए, ठीक है। और आपकी हाँ ठीक है, हम 2-3 बच्चों को, आप चूंकि आप ही के क्लास के हैं तो उनको हम फॉर एग्जाम्पल ये सेंड करेंगे ताकि वो मार्गदर्शन ले लें इससे, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, कोई भी वो नहीं होगा इसमें, ठीक। ठीक ठीक है, हम आपकी क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं।